अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉमर्स गाइड यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स के। तो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अकाउंटिंग और मैथ्स के एमसीक्यूज़ तो बहुत सारे बच्चे अटेंड कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी उनकी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने ज़रूरी है। चलें खैर, तो कोशिश करते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको इन एमसीक्यूज़ के ज़रिए ही सिखा दें या बता दें। तो पहला एमसीक्यूज़, फिक्स कॉस्ट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ। फिक्स कॉस्ट की बात कही जा रही है, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट किसका कॉन्सेप्ट है। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कंपनी के अंदर वो कॉस्ट जो कि इनकर होगी होगी भले से कंपनी जो है वो कोई यूनिट प्रोड्यूस करे या ना करे, ठीक। तो वो कॉस्ट होती है जो जिसका कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता। और वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन के साथ लेना देना है, यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होगी, वो कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट रन से आया। चले मैं दूसरे ऑप्शन को पहले आपको बताता हूँ कि उसमें क्यों नहीं है। तो मोनोपोली जो है वो हमारा एक ऑप्शन है, वो नहीं होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट का हमने मोनोपोली के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा। फिक्स कॉस्ट से मोनोपोली का लेना देना नहीं है। मोनोपोली तो एक मार्केट कंडीशन है, और इसी तरीके से जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वो भी एक मार्केट कंडीशन है, उसको कहते हैं। तो इसकी इन दोनों के अंदर फिक्स कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो हम करते ही हैं, तमाम फैक्टर्स को बढ़ाते हैं बिजनेस के। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता क्या है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम सिर्फ लेबर्स को इंक्रीज करके अपना रिटर्न बढ़ा रहे होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म के अंदर हम तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज होंगे तो उसके अंदर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी। जबकि शॉर्ट टर्म के अंदर हम बात करते हैं कि फिक्स कॉस्ट फिक्स है हमारी, सिर्फ लेबर मटेरियल ये तमाम चीज़ों को हम बढ़ाकर अपना जो रिटर्न है वो बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म जब करते हैं हम तो उसके अंदर फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो हमारे पास ये सही ऑप्शन जो है वो शॉर्ट टर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो कि किसी एक बंदे के ऊपर जिस पर अप्लाई होगा और वही उस टैक्स को पे करेगा, ठीक। तो यानी कि इसके अंदर हम बात करते हैं कि एक टैक्स का जो बर्डन है और जो टैक्स पे कर रहा है दोनों सेम पर्सन के ऊपर अगर होगा तो वो फिर कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक। तो इनकम टैक्स जो है वो हमारी इनकम के ऊपर अप्लाई होता है, वो हमसे डायरेक्टली लिया जाता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। प्रॉपर्टी टैक्स भी इसी तरीके से, जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उसी से टैक्स लिया जाएगा, तो ये भी डायरेक्ट टैक्स है। और वही बंदा प्रॉपर्टी का टैक्स देगा जिसकी प्रॉपर्टी है उसी से लिया जाएगा। वेल्थ टैक्स भी इसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जिसके पास जितनी दौलत होगी, वेल्थ होगी, वो अपने वेल्थ के लिहाज से टैक्स देगा। जबकि जो है वो सेल्स टैक्स जो है, सेल्स टैक्स जो है वो किसी कंपनी की रेवेन्यू के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन वो कंपनी वो टैक्स अपने कस्टमर से रिसीव करती है। तो सेल्स टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये सही ऑप्शन है। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, बाकी सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो अगर आपके पास कुछ और एमसीक्यूज आए कि दिस इज नॉट अ इनडायरेक्ट टैक्स, तो फिर आप जो है वो दूसरा ऑप्शन जो है वो भी बता सकते हैं, यानी आपको पता चल गया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। चलिए एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय। इक्विलिब्रियम प्राइस किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए हमने पढ़ा है डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो प्राइस जिसके ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर हो जाए, ना मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो ना मार्केट के अंदर सरप्लस हो, तो उस कंडीशन में मार्केट आ जाती है इक्विलिब्रियम में, और उस वक्त जो प्राइस होते हैं हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो पता लगाने के लिए हमें सिर्फ डिमांड को नहीं देखना होता, बल्कि साथ में हमें सप्लाई को भी देखना होता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है जिसमें सिर्फ डिमांड है ये गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है इसके अंदर लिखा हुआ है मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट को देखकर इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं निकाले जाते, इसका कोई लेना देना नहीं है, इनका तो कोई प्रोडक्शन के अंदर काम होगा, ठीक। आगे चलते हैं। लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक एंड सप्लाई। तो स्टॉक एंड सप्लाई को देखकर भी इक्विलिब्रियम प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक वो होता है, यानी कि वो तमाम प्रोडक्शन जो हमारे पास मौजूद है, सप्लाई उस स्टॉक का वो पार्ट जो हमने मार्केट में बेचने के लिए निकाल दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो यही है, डिमांड एंड सप्लाई। कितने लोग हमारी कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं और हमने कितनी मार्केट के अंदर जो है वो सप्लाई की है। तो दोनों का जब एक पॉइंट आता है जिस पर दोनों ग्राफ जो है वो दोनों कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो वही इक्विलिब्रियम प्राइस होते हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ ज़कात इज 2.5। तो इसके अंदर तो कोई बात नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ज़कात का रेट 2.5 है। अ फर्म अटेन इट्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर। तो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है। तो फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ होता है जब उसका एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है उसके मार्जिनल रेवेन्यू के। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। तो परफेक्ट कंपटीशन फर्म का एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जब बराबर हो जाता है तो उस वक्त फर्म इक्विलिब्रियम में आ जाती है। और परफेक्ट कंपटीशन की बात करें अगर
तो वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और प्राइस सेम होते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने के लिए उनके ये दोनों चीज़ें तो ज़रूरी हैं। और अगर वो परफेक्ट कंपटीशन फर्म है तो उसके प्राइस हर यूनिट के सेम होंगे, तो इस वजह से जो है वो ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कहा था कि वो स्टडी है वेल्थ की। तो ये अलग अलग उसके मतलब थे। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से मुराद क्या था कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब कि जब हम वेल्थ की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम जो है वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। अलग जो रिसोर्सेज हमारे पास इस दुनिया में मौजूद हैं उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं मैन पावर से, और उससे फिर अलग अलग तरीके से लोगों के लिए यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से मतलब है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यूज, ड्यू टू ट्रेड साइकिल फ्लक्चुएशन अकर्स इन। ट्रेड साइकिल की वजह से फ्लक्चुएशन अकर होती हैं कहाँ पर? तो ट्रेड साइकिल का हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर जो है वो हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ देखी थी कि बिजनेस एक्टिविटी रिसेशन में हो सकती हैं, वो रिकवरी में हो सकती हैं, वो पीक पे हो सकती हैं, या जो है वो डिप्रेशन में हो सकती हैं। तो इन तमाम ये जो ट्रेड साइकिल है ये फ्लक्चुएशन किसके अंदर अकर करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कब बढ़ रही है कब कम हो रही है ये सिर्फ ट्रेड साइकिल की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है और लोग जो है वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो फिर प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर पीक की तरफ हम जा रहे होते हैं। वो पीक के होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर हम जो है वहाँ से पीक से रिसेशन की तरफ आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से हर इकोनॉमिक साइकिल चलती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो फ्लक्चुएट करती है ट्रेड साइकिल। तो ये ऑप्शन ठीक है। तो ट्रेड साइकिल का पॉलिटिकल एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, सोशल एक्टिविटी से भी लेना देना नहीं है, मीडिया या मेडिकल एक्टिविटीज़ जो है उनसे भी लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी मैंडेट एंड क्वांटिटी मैंडेट और प्राइस का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। कैसे? कि जब प्राइस जो है वो बढ़ते हैं तो क्वांटिटी मैंडेट किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो कम हो जाती है, और जब प्राइस इन कम होते हैं तो क्वांटिटी मैंडेट उस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। तो एक चीज़ जब बढ़ती है यानी प्राइस जब बढ़ते हैं तो क्वांटिटी मैंडेट कम हो जाती है। तो ये रिलेशन के दरमियान इनवर्स है। अगर दूसरे हम चीज़ें देखें तो इनकम के साथ क्वांटिटी मैंडेट का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है, इनवर्स नहीं है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप जो है वो क्वांटिटी मैंडेट बढ़ाएंगे, आप ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी चीज़ों की खरीदेंगे। पॉपुलेशन के साथ भी, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी किसी मुल्क की, किसी शहर की, तो वहाँ पे क्वांटिटी मैंडेट भी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से फैशन भी, अगर कोई प्रोडक्ट है जो फैशन में आ गया, यानी कोई कमोडिटी है जिसको यूज़ कर रहे हैं फैशन के अंदर, तो जैसे फैशन आएगा तो उसकी क्वांटिटी मैंडेट भी बढ़ जाएगी। तो सिर्फ एक ही चीज़ है जिसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, वो है प्राइस। क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी मैंडेट उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो कॉल्ड। तो हमने यूटिलिटी के चैप्टर में दो लॉस पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका दूसरा नाम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट भी होता है। क्योंकि हम इसके अंदर दो कमोडिटीज़ में देख रहे होते हैं कि हमने ये कमोडिटी बाय करनी है ये, तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट हम देख रहे होते हैं कौन सी कमोडिटी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, जो हमें ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक, आगे चलते हैं। द न्यूमेरिकल रिजल्ट फॉर इनइलास्टिक डिमांड इज। तो इनइलास्टिक डिमांड होती किसकी है, पहले तो हम वो याद कर लेते हैं। तो इनइलास्टिक डिमांड होती है नेसेसरी गुड्स की। नेसेसरी गुड्स की इलास्टिसिटी जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो है वो नेसेसरी गुड्स के अंदर हमारी प्राइसेस अगर बढ़ जाएं ज़्यादा तो क्वांटिटी मैंडेट हम उतनी कम नहीं कर सकते। क्वांटिटी मैंडेट कम होगी लेकिन उतनी नहीं होगी। लेट्स सपोज कि अगर एक चीज़ के प्राइस जो थे वो पहले 10 थे और फिर 20 हो गए, यानी कि 100% इंक्रीज आया, तो हम उसकी क्वांटिटी मैंडेट अगर हम पहले जो है उसके 100 यूनिट बाय करते थे तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ से उसको 100% कम कर दें, यानी कि 0 यूनिट बाय करना शुरू कर दें। 100% मतलब जो है वो उसको बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा कि नेसेसरी गुड्स है, हम हो सकता है इसके 80 यूनिट्स बाय करना शुरू कर दें। हम कम करेंगे लेकिन इतना कम नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लें राइस है या वीट है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमारे लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो इनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है। तो जब भी हम इन इलास्टिक डिमांड की न्यूमेरिक रिजल्ट का बात करेंगे तो वहाँ पर लेस देन यूनिट आएगा। लेस देन यूनिट मतलब लेस देन 1। और नेसेसिटी के लिए होती है इलास्टिक डिमांड, जबकि लग्जरी के लिए होती है इलास्टिक डिमांड। और बाकी दूसरी और भी डिग्रीज है, आगे अगर किसी एमसीक्यूज में आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, वैल्यू ऑफ मनी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक, तो अगर हम बोलें कि वैल्यू ऑफ मनी, किसी कंट्री की वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो रही है, तो असल में उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही होती है। कि पहले के दौर के अंदर अगर हम बात करें कि 100 रुपीज़ में हम किसी कमोडिटी का
10 यूनिट्स बाय कर लेते थे, लेकिन आज के अंदर हम उसके 10 यूनिट्स 100 रुपीज़ में नहीं बाय कर सकते, हम उसके जो है वो 5 यूनिट्स बाय कर सकते हैं। तो हम जो है वो उसके कम यूनिट्स बाय कर पा रहे हैं उसी 100 रुपीज़ में जिसमें पहले हम ज़्यादा यूनिट बाय कर लेते थे। इसका मतलब जो पावर थी उस मनी की, परचेसिंग पावर थी, वो कम हो गई है। अब हमें उस 100 रुपये में सिर्फ 5 यूनिट्स मिलते हैं जबकि पहले 10 यूनिट्स मिलते थे। तो वैल्यू ऑफ मनी मीन्स परचेसिंग पावर ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, क्वांटिटी ऑफ मनी नहीं है, डिमांड ऑफ मनी नहीं है। आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12। द नेशनल इनकम इज इन फैक्ट द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कैसे हासिल होता है हमें, हम नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर यानी कि जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो असल में नेट नेशनल प्रोडक्ट में ये बताता है कि इस वक्त असल में हमारे पास कितनी रिसोर्स हैं, कितनी हमारी जो है वो नेशनल इनकम है, क्योंकि प्रोसेस के दौरान कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सपायर भी हो जाती हैं, डेप्रिशिएट भी हो सकती हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जो है वो हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नेशनल इनकम की है, नेशनल प्रोडक्ट की, जो हमने किसी पर्टिकुलर ईयर में पूरी इकोनॉमी में प्रोड्यूस करा होता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन डेप्रिसिएशन ही था। प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी आर रिलेटेड, प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी रिलेटेड है, लेकिन कैसे रिलेटेड है, ठीक। तो प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो रिलेटेड है इनडायरेक्टली। यहाँ पे एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। इसका सही ऑप्शन है इनडायरेक्टली। तो अगर प्राइस बढ़ते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो प्राइस बढ़ने का मतलब है कि अगर वो कोई चीज़, दोबारा से वो एग्जांपल ले लेते हैं, अगर पहले कोई 10 रुपीज़ की थी और वो जो है वो 20 रुपीज़ की हो गई, तो उससे होगा क्या, आपकी वो जो वैल्यू ऑफ मनी है, पहले आप 20 रुपीज़ में उसके 2 यूनिट्स बाय कर लेते थे। तो अगर हम सपोज करें कि पहले प्राइस जो थे वो 10 थे, तो उस वक्त आप 2 यूनिट्स उसके बाय कर लेते थे इन 20 रुपीज़। लेकिन अब जो है वो प्राइस होगा उसके 20। तो अगर आप अभी दोबारा से वही 20 रुपीज़ लेकर जाएंगे शॉप पर और बोलेंगे मुझे 2 यूनिट्स दे दें, तो वो आपको 2 यूनिट्स नहीं देंगे। अब बोलेंगे वो आपको कि बेटा 1 ही यूनिट मिलेगा आपको। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपके वो जो पैसे हैं 20 रुपीज़, पहले भी आपके पास 20 रुपीज़ थे, आप जाते थे 2 यूनिट्स मिल जाते थे, अब वही 20 रुपीज़ लेकर जा रहे हैं और अब आपको सिर्फ 1 यूनिट मिलेगा, क्योंकि एक यूनिट ही 20 रुपीज़ का हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। तो प्राइस अगर बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। तो हमारे यहाँ भी इसी तरीके से जब प्राइसेस बढ़े हैं चीज़ों के, तो हम बोलेंगे हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, और इसी तरीके से जब प्राइसेस कम होते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। तो उनका रिलेशन क्या हुआ, इनडायरेक्ट, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ जो है वो कम होगी। आगे चलते हैं। इट हैज़ 4 फेसेस। तो 4 फेसेस किसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस करा कि ट्रेड साइकिल जो होती है उसके 4 फेसेस होते हैं, जिसके अंदर पीक, रिसेशन, रिकवरी और डिप्रेशन, ठीक। तो ये 4 फेसेस होते हैं ट्रेड साइकिल के। प्रोडक्शन साइकिल की बात नहीं हो रही, प्रोडक्शन साइकिल में नहीं होते, इनकम साइकिल भी हमने नहीं पढ़ी ऐसा कुछ, ना एक्सपेंडिचर साइकिल। आगे लास्ट एमसीक्यू है इस ईयर का। ऑल अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड इन, तमाम नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं लैंड में। तो जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते थे और वहाँ पे हम जब लैंड की बात करते थे, तो लैंड का मतलब ये होता था कि तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लैंड से हासिल करते हैं, यानी तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारे पास मौजूद हैं। तो लैंड से मतलब तमाम नेचुरल रिसोर्सेज होता है। तो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हम जो है उससे मुराद हमारी लेबर नहीं होता, कैपिटल नहीं होता, कैपिटल से मुराद तो मनी होता है, यानी कि पैसा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है जिसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, ठीक। और लेबर आपको पता है मैन फोर्स को कहते हैं, ठीक। यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट